अगर नहीं खाई ठोकरे तो मंजिल का अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलतियां से तो सही को कैसे पहचानोगे। तो पिछले क्लास में हम सब कहां तक जाने थे कि गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तक जाने थे, है ना। तो उसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, थोड़ा सा रिपीटेशन कर दें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के बहुत सारा बिंदु था, उसके बारे में जानते हैं, महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो वक्रता केंद्र होता है कि खोखले गोले का वह भाग, है ना, किसी खोखले गोलाकार का वह भाग जिसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे सी से सूचित करते हैं। तो इसी को ना कहते थे, जैसे कि ये खोखले गोला का भाग था, तो यही ना दर्पण हो जाता है। तो इसके क्या हो जाता है, खोखले गोलाकार का, है ना, खोखले गोलाकार का वह भाग जिसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद क्या था, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, ध्रुव पहले आते हैं, है ना, पहले क्या आते हैं, ध्रुव। तो देखते हैं ध्रुव किसको कहते हैं, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित करते थे, पिछला क्लास में जाने थे। फिर आते हैं कि वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, ध्यान देना है, वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, ये देखना है। तो ये दर्पण है, ये क्या है, दर्पण है, तो इसको क्या कहते हैं, पी, और इसको क्या कहते हैं, सी, वक्रता केंद्र, है ना। इसको पोल बोले तो ध्रुव, यही नहीं कहते हैं। तो पी और सी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पी और सी के बीच की दूरी को, चाहे सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ध्यान देना है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, क्या, बीच की दूरी, बड़ पर ध्यान देना, बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। शायद पिछला वाला वीडियो में हम बोलते थे कि मिलाने वाली को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट वहां हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, इस लाइनिया में इस पॉइंट पर ध्यान देगा, इसमें क्या है, अगला है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, देखेगा ध्यान से, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ये अवतल दर्पण है ना। यहाँ पर क्या है, पी बिंदु बोले तो पोल बोले तो ध्रुव, और यहाँ पे क्या है, वक्रता केंद्र। तो इसको सी से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को। तो देखना है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें देखेगा, तब पी और सी को मिलाने वाली रेखा को, क्या, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ये दोनों के गौर से देखो, एकदम मिसप्रिंट हो जाएगा नहीं तो, अगर नहीं समझेगा ध्यान से तुम। सी और पी के बीच की दूरी, सी और पी के बीच की दूरी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि बिहार में क्या है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कहाँ है, दिल्ली में। तो दोनों के बीच की दूरी क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर क्या है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो दोनों जब आपस में मिल जाएगा तो क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, देखो मुख्य है ना, मुखिया है ना, मुख्य, तो नहीं समझ रहे, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिल जाए तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, याद रहेगा। तो इसी को दोनों ध्यान रहेगा। तो सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और सी और पी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, क्लियर ना। ठीक, उसके बाद क्या था, क्या था, द्वारक। तो ध्यान देना है, ये कौन, दर्पण नहीं होगा, अवतल दर्पण। आई क्या हो जाता है, पी, तो किसको कहते हैं, द्वारक। दर्पण के परावर्तक सतह क्षेत्र को द्वारक कहते हैं। तो यही ना है, तो इसका क्या है, परावर्तक सतह, यहाँ तक कि क्या इसका परावर्तक सतह, तो इसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये जब पूरा क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वारक। तो दर्पण के परावर्तक सतह क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। उसके बाद क्या था, फोकस, क्या था, फोकस। चलो यहाँ पर ध्यान देना है, फोकस नहीं था, तो यहाँ पर मुख्य फोकस, हाँ, क्या था, मुख्य फोकस। तो ये दर्पण है, होगा, ये क्या है, दर्पण। यहाँ देखना, ये क्या है, सी, वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इस पर ध्यान देगा थोड़ा सा। इसमें क्या है कि सी और पी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, है ना, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देगा। तो इसमें क्या होता है कि मुख्य फोकस में क्या होता है
कि मुख अक्ष, इसी को कहते हैं मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, इसी को कहते हैं परावर्तन। तो आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद टकराने के बाद ऐसे रिटर्न हो जाता है ना। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मुख फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख फोकस या नभ्यांतर कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर देख रहा है कि इसको क्या कहते हैं? मुख फोकस। मुख अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं? मुख फोकस कहते हैं। अब देखते हैं कि अब है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। तो ये क्या है? दर्पण होगा। कैसा दर्पण? अवतल दर्पण। तो इसको क्या कहते हैं? पोल बोले तो ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? सी। इसको मिलाने वाली रेखा को मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो अब ध्यान देना है। तो यहाँ पर से टकरा कैसे चलाता है, इसी प्रकार से भी टकरा के यहाँ पे चल जाता है, एक बिंदु पर कट जाता है। इसको क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। यही नहीं कहते हैं? एफ। तो अब हमको क्या चाहिए? फोकस दूरी किसको कहते हैं ना? फोकस दूरी। फोकस दूरी ध्यान दो। तो फोकस एफ और पी के बीच के दूरी, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दिखाई थे ना? तो इसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसी बराबर को सूत्र होता है। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ से यहाँ तक को क्या कहते हैं? आर कहते हैं, पकड़ता त्रिज्या आर। तो आर बराबर यही क्या हो जाता है? 2f। यही सूत्र लिखा थे। तो इसी का सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या बराबर क्या कुछ बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है? 2f। वक्रता त्रिज्या बराबर 2f, है ना। तो इसी पे क्या है, अब इस पर हम थोड़ा सा एक दो प्रश्न बनाते हैं ना। एकदम इसका फिक्स क्वेश्चन होता है। क्या फिक्स होता है? एग्जाम में पूछा ही जाता है। क्लियर है ना। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। चलो ध्यान देना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एकदम आना ही आना है, ठीक है ना। जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करेंगे तो एकदम एक नंबर में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझते हैं। पहले प्रश्न को पहले एक बार पढ़ना है, ठीक है। किसी दर्पण की फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी, क्या फोकस दूरी मतलब फोकस को किससे सूचित करते हैं? एफ से, है ना। तो एफ बराबर कितना दिया गया? 10, है ना। तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। तो आर बराबर भाट, यही ने पूछा है। तो हमको अभी हम सूत्र देखे थे अभी आर बराबर 2f, अभी देखे थे ना, आर बराबर 2f। तो यहाँ पर हमको आर का मान निकालना, एफ का मान दे दिया गया। तो आर बराबर 2 इंटू में कुछ नहीं तो इंटू बोले तो गुना। तो एफ का मान कितना? 10। तो गुना कर दो। तो आर बराबर कितना? 10 दूनी 20। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बात समझ आया? क्लियर यहाँ तक? अब देखते हैं अगला प्रश्न है। यदि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर, मतलब आर बराबर कितना? 8 दे दिया गया। तो क्या पूछा? तो फोकस दूरी क्या होगा? मतलब एफ बराबर वाट, है ना। तो हमको पता है, एफ बराबर नहीं पता तो चुपचाप आर बराबर तो पता है, तो वही लगा दो। आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। तो हमसे आर बराबर कितना दे दिया गया है? 8 लिख दिया, हो गया 8 लिख दिया करो। अब यहाँ पर गौर से देखो, तो 2 इंटू एफ गुणज में है ना। तो एफ, तो हमको एफ ही बराबर ने पूछा। तो ये गुना वाला उछाल के कहाँ जाता है? बराबर को साइड भाग में। इधर उछाल के आएगा तो कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो 8/2 बराबर एफ। कट रहा हो नहीं ना। तो 8 गुना में कहाँ चला जाएगा? भाग में। तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो कितना बचा? 4 बराबर एफ, माने एफ बराबर 4। यही हो गया, क्या हो गया? आंसर। बात समझ में रखा? ये जो है, इस जो सूत्र है एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जैसे तैसे करके। इसी को ऐसे करके हो सकता है पूछ दे कि एफ बराबर आर बराबर, तुम तो याद करेगा आर बराबर 2f, और वहां आर बराबर मिलबे नहीं करेगा, वहां मिलेगा एफ बराबर r/2। अब तू खोजते रहेगा आज तरीके। अरे भैया यही तो इस सूत्र है ना, यही ना दू इधर गया है। तो एफ बराबर हो गया r/2 हो गया। अब एकदम कथा गेलो बोरा में याद नहीं है ना। अब ऑप्शन में रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं, मार के चला गया इनमें से कोई नहीं, तो गलती मार के आया ना है। तो ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा सूत्र में। एफ बराबर r/2 बोले, अच्छा r बराबर 2f बोले, कोई दिक्कत नहीं ना। क्लियर यहाँ तक है ना। तो इस प्रकार के हम विश्वास है कि अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो बन जाना चाहिए, है ठीक है। अच्छा चलो आगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि
बिना छुए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण की पहचान करें। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है, बिना छुए, है ना, बिना छुए अवतल, उत्तल, समतल दर्पण की पहचान करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। तो क्या करना, अगर छू कर हमसे अगर पूछा जाता कि नहीं आप छू कर बताइए, है ना, तो छू कर बताते तो ऐसे अगर उभरा हुआ पता चलता तो कहते क्या है, अवतल दर्पण है ना। धंसा हुआ पता चलता तो क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण है। और अगर बराबर समतल दिखता है, इसे चिकना पूरा बराबर, तो कहते हैं समतल दर्पण, समतल होता तो। लेकिन कहे नहीं, बिना छुए अब केवल आप दर्पण, आपके सामने 3 गो दर्पण रख दिया जाएगा, आप बताइए तीनों में से कौन जो है जो अवतल है, उत्तल है और समतल है। ठीक है, तो करना क्या है, दर्पण के सामने खड़ा हो जाना है। मान लीजिए कि दर्पण हमारा हथेली क्या है, हाथ क्या है, दर्पण, ये कोई वस्तु है, ठीक है। तो इस वस्तु को दर्पण के सामने आगे पीछे करते हैं, क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं। तो दर्पण में आगे पीछे करते हैं तो दर्पण में देखेंगे, अगर ये वस्तु इतना बड़ा है, वस्तु से अगर बड़ा प्रतिबिंब बन जाए, क्या, इस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाए, तो हम ये कहेंगे ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण है। अगर फिर हम कहेंगे यदि किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को आगे पीछे करने पर, आगे पीछे करने पर अगर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे, छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो कहेंगे कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। यदि फिर अगर कह दे हमसे कि समतल दर्पण की पहचान कीजिए, तो समतल दर्पण के कैसे पहचानेंगे, यदि दर्पण के सामने किसी वस्तु को आगे पीछे करने पर वस्तु के ही बराबर प्रतिबिंब दिखाई दे, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही दर्पण में दिखाई दे, तब कहेंगे वह कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। क्लियर यहां तक। तो देखो यही तो लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को दर्पण के सामने आगे पीछे करने पर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, क्या, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे, तब बड़ा क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। अच्छा, अगर किसी वस्तु को दर्पण के सामने आगे पीछे करने पर वस्तु से क्या दिखे, छोटा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो कैसा हो जाता है, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने आगे पीछे करने पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब दिखाई दे, तो वह समतल दर्पण होगा। क्लियर यहां तक, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, पक्का ना। तो क्या इसमें रटना है, रटने योग्य ये सब प्रश्न नहीं, केवल समझदारी व्यक्त करना है। चलो हम एक बात और तुमको बता दें, अब ध्यान देना पे देना। जैसे कि इसमें देखना है कि अब शॉर्ट में याद रखना है, अब क्या हो गया, अब तो आ से अवतल, अब बा से बड़ा, अब उछल, क्या हो जाएगा, उछल, क्या हो जाएगा, उछल। तो उ से उत्तल, छा से छोटा, मतलब ये दोनों ला सेंटेंस को बनाने के लिए लिया गया, ठीक है ना। किसको लिया, सेंटेंस को बनाने के लिए, ला से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, लेकिन बनाने के लिए सेंटेंस है ना, बोलने में अच्छा लगे इसलिए लिया गया, ठीक है। तो अब उछल सब, अब उछल सब, अब उछल सब, अब उछल सब। तो आ से अवतल, बा से बड़ा, तो कौन सा दर्पण होगा, ऐसु अवतल में बड़ा होगा प्रतिबिंब, तो आगे पीछे किसी वस्तु को करेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बने तो अवतल हो जाएगा। उ से उत्तल, छा से छोटा, है ना, तो उत्तल में किसी वस्तु को आगे पीछे करेंगे तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा। और स से समतल, बा से बराबर, बा से बराबर, तो ये में बड़ा नहीं कर देना, ठीक है ना। क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान देना है, अब उछल सब, तो इसे सेंटेंस को बनाने के लिए लिया गया, क्लियर ना। अब उछल सब, अब उछल सब, याद रहेगा। तो अब के मतलब अवतल बड़ा प्रतिबिंब, है ना, उछल तो उसे उत्तल और छा से छोटा, और सब सा से समतल और बा से बराबर। क्लियर, याद रहेगा ना। ठीक, आगे करते हैं। गोलीय दर्पण में बनने वाली किरण आरेख, है ना, के लिए कितने नियम है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। पहला नियम, जब आपतित प्रकाश की किरणें, आपतित मतलब आ रहा प्रकाश के किरण प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है। प्रधान अक्ष किसको कहते हैं भैया, तो यह देखो, ये मान लीजिए क्या है, दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण है ना,
इतना मार मारेंगे कि बिना डीजे के नाचेगी, सही है ना। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। बताओ तो इसको क्या कहते हैं? पी, बहुत अच्छा। और इसको क्या कहते हैं? वक्रता, राइट। तो क्या बोला है कि आपतित प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर, तो इसी को तो प्रधान अक्ष कहते हैं। सी और पी के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इसके सामने मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष के समानांतर, तो यही ना समानांतर, समान हो गया कि नहीं इसके जैसा। तो भेजी जाती है क्या, जब किरण कहाँ कहाँ भेजी जाती है, तो भेजी जाती है तो यह कहाँ से होकर गुजरता है, यहाँ पे क्या होता है एफ, तो एफ से होकर क्या होता है, गुजर जाता है। किससे होकर गुजरता है? एफ से होकर गुजर जाता, बोले तो फोकस से होकर गुजर जाता है। हर बात समझ में पक्का। तो ऑब्जेक्टिव में सब ज्यादा पूछता है कि प्रकाश को किससे गुजरना चाहिए, कि प्रकाश फोकस से गुजर जाए, प्रकाश फोकस से गुजर जाए। तो प्रकाश किसके समानांतर गुजरेगा, तो कहेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर जब गुजारेंगे, प्रकाश को भेजेंगे, कहेंगे जा मुख्य अक्ष के समानांतर या प्रधान अक्ष के समानांतर जब गुजारेंगे, तब प्रकाश कहाँ से मिल के आएगा, फोकस से मिल के आएगा, मतलब फोकस से गुजर के आएगा। क्लियर है ना। तो पूछता है कि प्रकाश को किससे, अगर कह दे कि प्रकाश को मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारा जाए या भेजा जाए, तो प्रकाश कहां से गुजरेगा, तो प्रकाश फोकस से गुजरेगा। क्लियर, यहां तक समझ आ रखा है। तो प्रकाश इसी में है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब भेजा जाता है तो कहां से गुजर जाता है, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाता है। ठीक, इसका दूसरा नियम देखो, जब क्या इसका दूसरा नियम, जब आपतित प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है, तब पहले हम ये जानते हैं वक्रता केंद्र, दर्पण हो गया, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव बोले तो पी है ना। अब बताओ इसको क्या कहते हैं, सी, इसको क्या कहते हैं, गारंटी, बहुत अच्छा, सी कहते हैं। तो कहता है वक्रता केंद्र, इसी को ना कहते हैं। तब वक्रता केंद्र से जब प्रकाश को गुजारा जाए, किससे गुजारा जाए, वक्रता केंद्र से। तो इस मान ले जाए कि प्रकाश ये ऐसे यूं गुजर रहा है, ठीक है, प्रकाश ऐसे जा रहा है, यहाँ से, यह देखो यहाँ से ऐसे क्या होता है, गुजर रहा है, तो टकराने के बाद यूं वापस इसी दिशा में लौट जाता है। मतलब जब वक्रता केंद्र से प्रकाश गुजारी जाती है, तो परावर्तन के बाद यहाँ से टकराता है, अब परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। अब समझ में। तो क्वेश्चन इसमें बहुत तगड़ा पूछता है, ध्यान देना, प्रकाश किससे गुजारना चाहिए, प्रकाश को किससे गुजारना चाहिए, कि प्रकाश उसी दिशा में लौट जाना चाहिए, तो वक्रता केंद्र। या फिर इसमें से ऐसे बोल सकता है, अगर नहीं हो तो लिख लिया करो, हम बोल रहे हैं ना, तो आप सब है ना लिख लिया कीजिए, प्रकाश किससे गुजरना चाहिए, है ना, कि प्रकाश विचलित ना हो, क्या विचलित ना हो, यूं गया यूं चलाया, मतलब आवत है और जावत है एक ही रास्ता से, बोले तो सी, किससे, सी, बात समझ, 80 मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो कहेगा कि प्रकाश को किससे गुजारना चाहिए, कि प्रकाश में विचलित ना हो, तब किससे गुजारना चाहिए, वक्रता केंद्र से गुजारना चाहिए। हर बात समझ में। या फिर बोलेगा जब प्रकाश को वक्रता केंद्र से गुजारें, तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, तो भैया परावर्तन के बाद भी वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा, परावर्तन के बाद भी वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। क्लियर यहां तक, क्या समझ आ रखा है पक्का। तो परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। क्लियर यहां तक, किसी को दिक्कत यहां तक नहीं ना। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जब प्रकाश के किरण को वक्रता केंद्र से गुजार दिया जाए, तो प्रकाश कहां से गुजरेगा, तो वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा। यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि प्रकाश कहां से गुजरना चाहिए, कि प्रकाश में विचलित ना हो, प्रकाश विचलित ना हो, तो कहां से गुजरेगा, वक्रता केंद्र से ही गुजरेगा, क्योंकि यूं जाएगा यूं चलाएगा, कोई दिक्कत, मतलब वही आवत है जावत है, कहां से, तो वक्रता केंद्र से। क्लियर। अब वक्रता केंद्र को सूचित किससे करते हैं, तो सी से। क्लियर। चलो अगला प्रश्न करते हैं। तीसरा नंबर ध्यान देना, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से गुजारा जाता है,
कहाँ से? ध्रुव को किससे सूचित करते? पी से गुजारा जाता है। तब आपतन कोण को आई कहते हैं, पढ़ा ना प्रकाश के परिवर्तन में। तथा परावर्तन कोण इसको कैसे करते हैं? आर से। बराबर होता है तथा प्रधान अक्ष अभिलंब का कार्य करता है। आओ समझते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये इसे प्रकार से दर्पण, कौन सा दर्पण है? इसको क्या कहेंगे? ध्रुव पी। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? सी। ध्यान देना, ध्यान यहाँ पे। जब क्या बोला है कि जब प्रकाश को कहां से गुजारा जाता है? प्रकाश की किरण कहां से गुजारा जाता है? ध्रुव से गुजारा जाता है। तो यह देखो, जब ध्रुव से गुजारते हैं तो परावर्तन क्या गुजारा जाता है, तब आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर हो जाता है। यह देखो, जब प्रकाश को कहां से गुजार रहे हैं? ध्रुव से। यही ना ध्रुव है, तो यहाँ से टकराने के बाद ऐसे निकल आता है। ठीक, तो यह देखो, इसी को कहते हैं, ये आ रहा है तो आपतित किरण, इसको कहते हैं आई जा रहा है तो क्या हो गया? परावर्तन। हो गया आर। तो यही तो होता है कोण आई बराबर कोण आर। पढ़ा होगा परावर्तन वाला में, कोण आई बराबर कोण आर। अरे कहने का मतलब ये इस प्रकार से रेखा होता है। तो यहाँ पर ये रेखा नहीं होकर क्या है? दर्पण का काम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है? ये मुख अक्ष या प्रधान अक्ष, यही ना है मुख अक्ष। देखो तो, मुख अक्ष प्रधान अक्ष यही ना है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इसी को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अगर प्रकाश के परिवर्तन पढ़ा हुआ था, अभिलंब कहते हैं। तो यह देखो, ये मुख अक्ष है, तो मुख अक्ष किसका काम कर रहा है? अभिलंब का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? अभिलंब का कार्य कर रहा है। अब प्रकाश ये बराबर हो जाता है, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये देखो, दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तब पूछेगा कि प्रकाश को कहां से गुजारना चाहिए कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हो जाए? तो कहां से गुजरना चाहिए? ध्रुव से बोले तो पी से, है ना। कहां से? ध्रुव से बोले तो पी से। तो ध्रुव से गुजरना चाहिए। तो अगर कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ देगा, बन जाना चाहिए, पक्का नहीं है। अगर कह दे कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर है, तो बताएं कि प्रकाश कहां से गुजरना चाहिए? ध्रुव से, पक्का नहीं। या कह दे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर हैं, तो प्रकाश कहां से गुजरना चाहिए? ध्रुव से। या कह दे अगर प्रकाश को ध्रुव से गुजारा जाए तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में संबंध होगा, कहेगा आपतन कोण परावर्तन से बड़ा होगा, आपतन कोण परावर्तन से छोटा होगा, या आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, या डी में इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? बात हमारा समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन को लिख लिया करो, है ना। कि जब प्रकाश को ध्रुव से गुजारा जाए तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में संबंध होगा, तो क्या लिखेगा? आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होगा। मतलब इस प्रकार से देगा, कोण आई, है ना, कोण आई बराबर कोण आर दे देगा, फिर दे देगा कोण आई कोण आर दे देगा, कहेगा कोण आई बराबर कोण आर, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तब बताओ कौन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, मतलब यही नहीं होगा। तो इस प्रकार से दे देता है। अब ऐसे ऑप्शन में कितना देगा तो चल जाता बोरा में, कहता ये सब क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता। समझ आ रहा है? तो हम विश्वास करें कि तुम सब बना लेगा, कोई दिक्कत? तो अगर कभी प्रश्न ऐसा पूछे तो आसानी से बन जाना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्लियर ना है? ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस प्रकार से होता है। तो चलो हम कर देते हैं, लास्ट में क्वेश्चन भी लिखा देते हैं कि प्रकाश किससे होकर गुजरना चाहिए, है ना। या प्रकाश को अगर ध्रुव से गुजारा जाना चाहिए, ध्रुव से गुजर जाए तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में संबंध होगा, है ना। तो क्या होता है? दोनों आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होता है। अच्छा, अगला यहाँ पे ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारा जाता है, कहां से गुजारना है? फोकस से, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो अभी तो हम सब पढ़े थे, अभी हम सब नहीं पढ़े थे कि पहला नियम में तो ही पढ़े थे हम सब। पहला नियम में कि क्या पढ़े थे कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर गुजारा जाए तो प्रकाश कहां से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। तभी इस बार हमको क्या बोला कि अभी फोकस से गुजारा जाए, तो याद रखो इस प्रकार से, है ना। आई क्या है? पी है, आई क्या है? सी है ना। तो अभी क्या कहां से गुजर रहा है प्रकाश? फोकस से। तो इसी को ना एफ कहते हैं, एफ। तो याद रखो ये फोकस ऐसे गुजर रहा है, यहाँ टकरा जाएगा, और टकराने के बाद इधर लौट जाता है। इधर देखो, यहाँ से यहाँ क्या कहते हैं? मुख अक्ष प्रधान अक्ष कहते हैं। ये देखो, मुख अक्ष का प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया, देखो ना। परावर्तन के बाद, परावर्तन टकराने के बाद परावर्तन हो जाता है। अब परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के क्या होता है, समानांतर हो जाता है। तो जब प्रकाश कहाँ से गुजरता है, फोकस से। अब पहला नियम था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरे तब फोकस से गुजर जाता है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश को भेज ले जाते हैं तब प्रकाश फोकस से गुजरता है। और जब प्रकाश कहाँ से गुजर रहे हैं, जब फोकस से गुजरते हैं तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो हम विश्वास करें कि अच्छी तरीका से समझ आ गया। तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न पूछे तो आसानी से बनना चाहिए। यस या नो? क्लियर ना? तो ठीक है, मिलते हैं तब तक के लिए, अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।